हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र संबंधित नए प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास आपके समाजशास्त्र संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, यूपी HESC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, GIC एग्जाम के लिए समाजशास्त्र का GS का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इसके अलावा RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का GK का, MP असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र और GS का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इसके अलावा GDC एग्जाम के लिए भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। नेट JRF एग्जाम के लिए भी यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। RPSC ग्रेड फर्स्ट के लिए समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। यूपी पीजीडी एग्जाम के लिए समाजशास्त्र के नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें आपका पूरा सिलेबस को कंप्लीट कराया गया है। ये जो नोट्स हैं यूपी पीजीडी एग्जाम से रिलेटेड है, इसमें आपका पूरा सिलेबस को कवर कराया गया है। इसके अलावा सेकेंड ग्रेड के लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र के नोट्स मिल जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आप नोट्स चाहते हैं तो आपको ये सारे टॉपिक से रिलेटेड आपको नोट्स देखने को मिलेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि लगभग समाजशास्त्र संबंधित सभी परीक्षाओं में ये टॉपिक्स आपके रहते हैं। इसके अलावा वन लाइनर में भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। थिंकर्स से नोट्स चाहते हैं रिलेटेड तो थिंकर्स के भी नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। 150 प्रश्न हो गए थे, उसके बाद के प्रश्न आज इस क्लास में कराए जाएंगे। यहाँ तक हो गया था, ठीक है। चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने यह तर्क दिया कि समाज में संबंध परिस्थिति से अनुबंध के आधार पर विकसित हुए हैं? ऑप्शंस में है हेनरी मैन, हर्बर्ट स्पेंसर, H. हाइमन, हॉबल यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से यह किसका कहना है कि समाज में संबंध परिस्थिति से अनुबंध के आधार पर विकसित हुए हैं? समाज में जो संबंध है ये परिस्थिति से अनुबंध के आधार पर विकसित हुए हैं, ये किसका कहना है? यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, सही विकल्प क्या होगा? यहाँ पर हेनरी मैन होगा, ठीक है। हेनरी मैन होगा, ऑप्शन ए विकल्प हेनरी मैन यहाँ पर राइट आंसर है। इनकी पुस्तक की बात की जाए तो इनकी पुस्तक का नाम है एंशिएंट लॉ है, जो कि कब आती है? 1861 में आती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं परिस्थिति से अनुबंध की, ठीक है, दो तरह के समाज की इन्होंने बात की थी। हेनरी मैन ने समाज के दो प्रकार बताए थे। एक तो इन्होंने परिस्थिति समाज बताया, दूसरा इन्होंने संविदा समाज बताया था, ठीक है। दूसरा क्या बताया? इन्होंने संविदा समाज बताया था। परिस्थिति समाज में ये कहते हैं ये सरल समाज है, ठीक है। ये कैसा है? सरल समाज है, जिसमें परिस्थिति कैसी होती है? प्रदत्त परिस्थिति पाई जाती है, प्रदत्त परिस्थिति का महत्व होता है। संविदा समाज में हेनरी मैन का कहना है कि इसमें अर्जित परिस्थिति का महत्व होता है। स्पेंसर की बात की जाए तो स्पेंसर समाज के प्रकार कितने बताते हैं, ये इनके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये सरल समाज की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये सरल समाज की बात करते हैं। दूसरा इन्होंने समाज मिश्रित समाज बताया, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? मिश्रित समाज हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा दोहरे मिश्रित समाज, ठीक है। तीसरा क्या होगा? दोहरे मिश्रित समाज हो जाएगा, दोहरे मिश्रित समाज हो जाएगा। तीसरा दोहरे मिश्रित समाज है। और चौथे समाज की अगर हम बात करें तो चौथा यहाँ पर हो जाएगा तिहरे मिश्रित समाज, ठीक है। तिहरे मिश्रित समाज, ये समाज के जो प्रकार हैं ये किसके द्वारा बताए गए हैं? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा बताए गए हैं। सरल समाज, मिश्रित समाज, दोहरे मिश्रित समाज और तिहरे मिश्रित समाज है। इसके अलावा ये दो और समाज की बात करते हैं। एक तो इन्होंने सैनिक या शिकारी समाज बताया है, सैनिक या शिकारी समाज, और दूसरा ये औद्योगिक समाज की बात करते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा? औद्योगिक समाज हो जाएगा। इसे आप याद रखेंगे, ये एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं। इन फैक्ट्स को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर हेनरी मैन सही है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, हर्बर्ट जेकिंस नगरीय जीवन की विभिन्न शैलियां प्रस्तावित करते हैं। निम्न में से कौन सी एक उनके द्वारा प्रस्तावित नहीं है? ऑप्शंस देखिए, निर्जातीय शहर, वंचित, फंसे हुए, सर्वदेशस यहाँ पर दिया गया है। निर्जातीय शहरी, वंचित, फंसे हुए, सर्वदेशस यहाँ पर ऑप्शंस है। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा?
कौन सा सही विकल्प है? यहाँ पर सही हो जाएगा निर्जातीय शहरी। ठीक है, निर्जातीय शहरी होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किसने यह तर्क दिया कि हरित क्रांति के बाद कृषि व्यवस्था से संबंधित श्रमिक बहुत हद तक संगठित क्षेत्र के स्थायी रोजगार की तरह ही था? पॉल ब्रास, जी.एम. भल्ला, ए. रुद्रा, जे. मोहन राव यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हरित क्रांति के बाद कृषि व्यवस्था से संबंधित श्रमिक बहुत हद तक संगठित क्षेत्र के स्थायी रोजगार की तरह ही था। बताइए यहाँ पर सही क्या है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ए रुद्रा होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ए रुद्रा होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर वैश्विक हरित क्रांति के जनक की बात आती है तो कौन होंगे? नॉर्मन बोरलॉग। इसे आपको याद रखना है, पूछ लिया जाता है। और भारतीय हरित क्रांति के जनक में नाम किसका आएगा? एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन है। ये क्या है? ये भारतीय हरित क्रांति के जनक है। और वैश्विक हरित क्रांति के जनक में नॉर्मन बोरलॉग का नाम आएगा। यहाँ पर ए रुद्रा है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसने ग्रामीण और शहरी भारत में परिवर्तनों को मूल्यांकित करने के लिए भारत में परंपराओं का 6 स्तरीय वर्गीकरण दिया? ऑप्शन है एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, मैकिम मेरिट, रॉबर्ट रेडफील्ड यहाँ पर दिए गए हैं। ग्रामीण और शहरी भारत में परिवर्तनों को मूल्यांकित करने के लिए भारत में परंपराओं का 6 स्तरीय वर्गीकरण किसने दिया? यहाँ पर सही क्या होगा? देखिए विकल्प में रॉबर्ट रेडफील्ड दिए गए हैं। इन्होंने परंपरा के कितने प्रकार बताए थे? परंपरा के 2 प्रकार इन्होंने बताए थे। एक तो लघु परंपरा की बात की थी, ठीक है, लघु परंपरा बताई, और दूसरी इन्होंने दीर्घ या वृहद परंपरा की बात की थी। परंपरा के 2 प्रकार, लघु व वृहद परंपरा, ये किसके द्वारा बताई गई है? ये रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा बताई गई है। और इनकी इस परंपरा की अवधारणा यानी कि लघु परंपरा और वृहद या दीर्घ परंपरा की आलोचना श्यामा चरण दुबे द्वारा की गई थी। और इन्होंने कहा था कि भारत के संदर्भ में यह कहना कि सिर्फ यहाँ पर मात्र 2 ही तरह की परंपराएं देखने को मिलेंगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर इन्होंने बहुल परंपरा को कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, इन्होंने बहुल परंपरा की अवधारणा दी थी। ठीक है, जिसमें 6 तरह की परंपरा की ये बात करते हैं। पहला यहाँ पर हो जाएगा शास्त्रीय परंपरा। ठीक है, शास्त्रीय परंपरा हो जाएगी। दूसरा यहाँ पर राष्ट्रीय परंपरा है, शास्त्रीय परंपरा, राष्ट्रीय परंपरा हो जाएगी। ठीक है, शास्त्रीय परंपरा, राष्ट्रीय परंपरा। इसके अलावा तीसरी हो जाएगी स्थानीय परंपरा। ठीक है, स्थानीय परंपरा, शास्त्रीय परंपरा, राष्ट्रीय परंपरा और स्थानीय परंपरा हो जाएगी। चौथी यहाँ पर क्या हो जाएगी? स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा हो जाएगी, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा पांचवी यहाँ पर क्या आएगा? शास्त्रीय परंपरा, राष्ट्रीय परंपरा, स्थानीय परंपरा, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा। इसके अलावा पश्चिमी परंपरा हो जाएगी। ठीक है, पश्चिमी परंपरा हो जाएगी। और इसके अलावा प्रादेशिक परंपरा हो जाएगी। ठीक है, प्रादेशिक परंपरा हो जाएगी। ये जो परंपरा के प्रकार हैं ये किसके द्वारा बताए गए हैं? ये श्यामा चरण दुबे के द्वारा बताए गए हैं। ठीक है, श्यामा चरण दुबे के द्वारा बताए गए हैं। एस.सी. दुबे यहाँ पर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। और इनका कमार जनजाति पर अध्ययन रहा है। ठीक है, द कमार के नाम से इनकी पुस्तक आती है। ठीक है, ये बुक इनका एग्जाम में पूछा जाता है। फील्ड वर्क से रिलेटेड भी प्रश्न इनका पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी, विकल्प बी, एस.सी. दुबे यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, सांदर्भिक रूप में संस्कृतिकरण जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता की एक धीमी और गैर प्रभावशाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, एस.सी. दुबे, डी. पोकाक यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सांदर्भिक रूप में संस्कृतिकरण जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता की एक धीमी और गैर प्रभावशाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? देखिए यहाँ पर संस्कृतिकरण की बात हो रही है तो एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा संस्कृतिकरण की अवधारणा दी गई थी। ठीक है, संस्कृतिकरण की अवधारणा के जनक कौन है? एम.एन. श्रीनिवास है। ये आपको बात याद रखनी है। किस पुस्तक में इन्होंने दिया है, संस्कृतिकरण की बात की है? तो इनकी पुस्तक का नाम है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग
among the crooks of साउथ इंडिया। ठीक है, ये कब आती है? 1952 में आती है। ठीक है, 1952 में ये इनकी पुस्तक आती है, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, 1952 में आती है। इन्होंने संस्कृतिकरण के बारे में क्या कहा था? इन्होंने कहा था ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी निम्न हिंदू जाति या जनजाति किसी उच्च या द्विज जाति के जब रीति रिवाज, उनकी जीवन शैलियों, धार्मिक कर्मकांडों का अनुकरण कई पीढ़ियों तक करती है ताकि उसका जाति पदक्रम में जो स्थान है वो पहले से बेहतर हो सके। इसी प्रक्रिया को इन्होंने संस्कृतिकरण कहा था, संस्कृताइजेशन कहा था। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? योगेंद्र सिंह। सांदर्भिक रूप में संस्कृतिकरण जातीय सांस्कृतिक गतिशीलता की एक धीमी और गैर प्रभावशाली प्रक्रिया है। ये बात किसका कहना है? ये बात किसके द्वारा कही गई है? योगेंद्र सिंह के द्वारा कही गई है। और योगेंद्र सिंह संस्कृतिकरण को क्या कहते हैं? अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया। ठीक है, संस्कृतिकरण को इन्होंने क्या कहा है? अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया कहा है। ठीक है, अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया कहा गया है, या फिर विचारधारा ग्रहण करने की प्रक्रिया, विचारधारा ग्रहण की प्रक्रिया कहा गया है। इसे आपको याद रखना है, ये एग्जाम्स में फैक्ट्स इनके पूछे जाते हैं। यहाँ पर विकल्प बी योगेंद्र सिंह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है नृजातीयता से तात्पर्य। ऑप्शन है अर्जित सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता, वंशानुगत सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता, वंशागत राजनीतिक स्थिति और अर्जित आर्थिक विशेषता, या फिर वंशागत एवं अर्जित सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता। नृजातीयता से तात्पर्य क्या है? यहाँ पर क्या होगा? नृजातीयता से तात्पर्य क्या है बताएं? यहाँ पर राइट क्या होगा? यहाँ पर वंशानुगत सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है परिवर्तन का मार्क्सवादी सिद्धांत की परिवर्तन के द्वारा क्रांति आती है यह इंगित करता है। ऑप्शंस है विद्यमान संरचना में परिवर्तन, संपूर्ण संरचना में परिवर्तन, विद्यमान संरचना में आंशिक परिवर्तन, या फिर संरचनात्मक तत्वों में नाम मात्र का परिवर्तन। परिवर्तन का मार्क्सवादी सिद्धांत की परिवर्तन के द्वारा क्रांति आती है, या किसको दर्शाता है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर सही होगा संपूर्ण संरचना में परिवर्तन। ठीक है, संपूर्ण संरचना में परिवर्तन होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स की बात की जाए तो कार्ल मार्क्स संरचना के दो प्रकार बताते हैं। ठीक है, एक तो इन्होंने अधोसंरचना की बात की है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, अधोसंरचना, और दूसरा इन्होंने अधिसंरचना की बात की है। अधोसंरचना और अधिसंरचना की बात किसके द्वारा की गई है? ये कार्ल मार्क्स के द्वारा कही गई है। ठीक है, और अधोसंरचना में परिवर्तन अधिसंरचना में परिवर्तन लेकर आता है, ये भी किसके द्वारा बात कही गई है? कार्ल मार्क्स के द्वारा कही गई है। और कार्ल मार्क्स को आर्थिक निर्धारणवादी कहा जाता है। ठीक है, आर्थिक निर्धारणवादी कहा जाता है कार्ल मार्क्स को। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, संपूर्ण संरचना में परिवर्तन होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है गैरी स्लेपर और स्टीव टॉप्स ने निम्न में से किसका अध्ययन किया? श्वेतपोशी अपराध, साइबर अपराध, कॉर्पोरेट अपराध, या फिर संगठित अपराध। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्पोरेट अपराध हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, कॉर्पोरेट अपराध हो जाएगा। गैरी स्लेपर और स्टीव टॉप्स ने कॉर्पोरेट अपराध का अध्ययन किया था। यहाँ पर अगर अपराध शास्त्र के जनक की बात आती है, अपराध शास्त्र के जनक कौन है? ठीक है, अपराध शास्त्र के जनक कौन है? तो आपको नाम याद आएगा लोम्ब्रोसो का। ठीक है, लोम्ब्रोसो का। इनका क्या कहना था? अपराधी जन्मजात होते हैं। ठीक है, इनके द्वारा बात क्या कही गई थी? अपराधी जन्मजात होते हैं, ये किसका कहना है? ये लोम्ब्रोसो के द्वारा ये बात कही गई थी। यहाँ पर आप सफेद पोशी अपराधी की अपराध देख रहे हैं ना, यानी कि श्वेत वसन अपराध की यहाँ पर बात हो रही है। और ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? सदरलैंड के द्वारा दी गई है। ठीक है, ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? सदरलैंड के द्वारा दी गई है। सदरलैंड के द्वारा सफेद पोशीय अपराध या श्वेत वसन अपराध की बात की गई है। सदरलैंड की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने अपराधी का वर्गीकरण, या हम कह सकते हैं अपराधी के प्रकार भी बताए थे। पहला तो इन्होंने निम्न वर्गीय अपराधी की बात की है। ठीक है, निम्न वर्गीय अपराधी। ठीक है, निम्न वर्गीय अपराधी,
और इसके अलावा दूसरा जो इन्होंने अपराधी की बात की है वो क्या है, सफेद पोश अपराधी, सफेद पोश अपराधी। तो ये दो प्रकार जो अपराधी के बताए हैं, या अपराधी का ये जो वर्गीकरण है ये किसके द्वारा किया गया है, सदरलैंड के द्वारा किया गया है। इसके अलावा ये अपराध की भी बात करते हैं, ठीक है, दो तरह के अपराध की बात करते हैं। एक तो ये बताते हैं समान अपराध, ठीक है, सामान्य अपराध है, ठीक है, पहला इन्होंने बताया है समान अपराध, या हम कह सकते हैं समान अपराध ना कहकर हम कहें साधारण अपराध, ठीक है, ये ज्यादा उचित होगा, ठीक है, साधारण अपराध, साधारण अपराध। और इसके अलावा दूसरा गंभीर या जघन्य अपराध, ठीक है, गंभीर या जघन्य अपराध की ये बात इनके द्वारा कही गई थी, ठीक है। और इन्होंने लोम्ब्रोसो की इस बात का खंडन भी किया था कि अपराधी जन्मजात होते हैं। सदरलैंड के द्वारा क्या कही गई थी कि अपराध क्या है, सीखा हुआ व्यवहार है, अपराध सीखा हुआ व्यवहार है। ये बात पूछी जाती है, एग्जाम में आती है, ये किसके द्वारा बात करी गई है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको ये फैक्ट्स जो बताए गए हैं। और यहाँ पर कॉर्पोरेट अपराध होगा। गैरी स्लेपर और स्टीव टॉप्स ने कॉर्पोरेट अपराध की स्टडी की थी, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न के संदर्भ में निर्जातीयता क्या है। आनुवांशिक और अर्जित सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं, आनुवांशिक राजनीतिक स्थिति और अर्जित आर्थिक विशेषताएं, या फिर आनुवांशिक सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं, या फिर अर्जित सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं। निर्जातीयता यहाँ पर क्या होगा, आनुवांशिक सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं, ऑप्शन सी, विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए पुस्तक से संबंधित प्रश्न है, ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया। ऑप्शंस है MS राव, घनश्याम शाह, KS सिंह, S फॉक्स, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है, ये किसके द्वारा बुक लिखी गई है। यहाँ पर सही क्या होगा, KS सिंह है, ठीक है, KS सिंह है। और पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट से भी ये संबंधित है, ध्यान रखेंगे, पीपल ऑफ इंडिया जो प्रोजेक्ट था उससे ये संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर इसे आपको याद रखना है, KS सिंह यहाँ पर राइट होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न है, निम्न में से किसे प्रघटना शास्त्री समाजशास्त्र के शुट्स के सिद्धांत के त्रिपक्षीय स्तंभ के रूप में समझा जाता है। यहाँ पर देखकर बताएं सही क्या है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं यहाँ पर सही क्या है। राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, जीवन विश्व अंतर आत्मनिष्ठता और प्राकृतिक अभिवृत्ति होगा, विकल्प डी, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। और इनकी यहाँ पर पुस्तकें आपको बताई गई हैं, द फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, इसके अलावा द स्ट्रक्चर ऑफ द लाइफ वर्ल्ड है, ठीक है, ये बुक्स एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, इसे आप याद रखेंगे। जीवन विश्व अंतर आत्मनिष्ठता और प्राकृतिक अभिवृत्ति की इन्होंने बात की थी। आगे देखते हैं, प्रश्न है, निम्न में से किसने परिस्थिति को प्रमुख परिस्थिति, प्रभुत्वशाली परिस्थिति तथा नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया। पार्सन्स, मर्टन, WE मूर, HM जॉनसन, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। परिस्थिति को प्रमुख परिस्थिति, प्रभुत्वशाली परिस्थिति और नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में किसने क्लासिफाई किया है, किसने वर्गीकृत किया है, यहाँ पर बताएं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, रॉबर्ट किंग मर्टन, ठीक है, रॉबर्ट किंग मर्टन होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। और रॉबर्ट किंग मर्टन की अगर बात करते हैं तो इन्होंने परिस्थिति क्रम, परिस्थिति पुंज, रोल सेट, रोल कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी अवधारणाएं दी हैं। लेकिन अगर सबसे पहले पूछी जाती है परिस्थिति एवं भूमिका की बात, ठीक है, सर्वप्रथम परिस्थिति व भूमिका का जो वर्णन है व्यवस्थित तरीके से, या परिस्थिति व भूमिका की अवधारणा, या सबसे पहले या संयुक्त रूप से परिस्थिति व भूमिका की बात किसके द्वारा की गई है, तो यहाँ पर आपको नाम याद रखना है रॉल्फ लिंडल का, ठीक है, रॉल्फ लिंटन का नाम याद रखना हो। और इसका जो वर्णन है इन्होंने अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन में की है, द स्टडी ऑफ मैन में। और ये पुस्तक कब आती है, 1936 में आती है। ये फैक्ट्स आपको याद रखना है, ठीक है। संयुक्त रूप से परिस्थिति व भूमिका का अध्ययन, भूमिका का वर्णन किसने किया है, या फिर
फिर प्रस्थिति व भूमिका अवधारणा के जनक कौन है, या फिर सबसे पहले किसने प्रस्थिति व भूमिका का व्यवस्थित रूप से वर्णन किया है। इस तरह से कुछ प्रश्न इनका पूछा जाता है। और इसके अलावा अगर हम प्रस्तुति के प्रकार की बात करते हैं तो ये दो तरह की प्रस्तुति की बात करते हैं। एक तो प्रदत्त प्रस्तुति है, ठीक है, प्रदत्त प्रस्तुति है जो व्यक्ति को जन्म से मिलती है। दूसरी प्रस्तुति इन्होंने बताई है अर्जित प्रस्तुति, ठीक है, दूसरी की कौन सी बताई है, अर्जित प्रस्तुति बताई है। प्रदत्त प्रस्तुति जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होती है, कास्ट हो गया, जेंडर हो गया। इसके अलावा जब अर्जित प्रस्तुति की बात होती है तो इसका इनमें इन्होंने कहा था लिंटन ने, ऐसी प्रस्तुति जो व्यक्ति अपनी योग्यता से प्राप्त करता है, ठीक है, आईएएस ऑफिसर, डॉक्टर वगैरह बन रहे, टीचर बन रहा है, तो ये उसने ये जो प्रस्तुतियां हैं वो किस में आएंगी, या अर्जित में आएंगी। ये व्यक्ति ने अपनी योग्यता से प्राप्त की है, योग्यता से अर्जित की है। यहाँ पर क्या है, विकल्प बी रॉबर्ट किंग मर्टन है। आगे यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसी को संदर्भ समूह व्यवहार के रूप में नहीं माना जा सकता। सर्वहाराकरण, बुर्जुआकरण, संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, संदर्भ समूह व्यवहार के रूप में नहीं माना जा सकता। यहाँ पर बताएं सही क्या होगा। सर्वहाराकरण की बात की जाए, सर्वहाराकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई है, ठीक है। सर्वहाराकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई है। बुर्जुआकरण की बात की जाए तो ये कॉन्सेप्ट किसका है, गोल्डथोर्प का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, गोल्डथोर्प के द्वारा दी गई है, ठीक है, गोल्डथोर्प के द्वारा यह अवधारणा दी गई है। इसके अलावा संस्कृतिकरण एवं आधुनिकीकरण की बात आती है तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया है, एम एन श्रीनिवास के द्वारा। एम एन श्रीनिवास की अवधारणा है संस्कृतिकरण और आधुनिकीकरण की, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। और यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन होगा, ठीक है, संदर्भ समूह व्यवहार के रूप में नहीं माना जा सकता, तो यहाँ पर आधुनिकीकरण होगा, विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न है, निम्न में से किसने यह तर्क दिया कि विद्यालय बच्चे को सार्वभौमिक मानकों तथा वयस्क समाज की अर्जित प्रस्तुति की ओर अग्रसर करने के लिए तैयार करते हैं। विकल्प में दुर्खेम, पार्सन्स, आर.के. मर्टन, किंग्सले डेविस यहाँ पर दिया गया है। इनमें से किसका तर्क है कि विद्यालय बच्चों को सार्वभौमिक मानकों तथा वयस्क समाज की अर्जित प्रस्तुति की और अग्रसर होने के लिए तैयार करते हैं। यहां पर सही क्या होगा, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पार्सन्स है, ठीक है, पार्सन्स है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न है, निम्न में से किसने पहली बार जजमानी व्यवस्था की व्याख्या जाति समूहों के मध्य प्रतिमानित अंतःक्रियाओं के रूप में की थी। विकल्प देखिए, विलियम वाइजर, ऑस्कर लेविस, ए.आर. देसाई, योगेंद्र सिंह यहाँ पर दिया गया। इनमें से किसने पहली बार जजमानी व्यवस्था की व्याख्या जाति समूहों के मध्य प्रतिमानित अंतःक्रियाओं के रूप में की थी। जजमानी व्यवस्था के जनक कौन है, विलियम वाइजर हैं। इनका अध्ययन कहाँ पर रहा है, करीमपुर गांव पर, ठीक है, करीमपुर पर इनका अध्ययन रहा है। ये कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। और इन्होंने जजमानी व्यवस्था को क्या कहा था, प्रकार्यात्मक संस्था, ठीक है, प्रकार्यात्मक संस्था इनके द्वारा ये बात की गई है। मतलब कि जजमानी व्यवस्था को इन्होंने प्रकार्यात्मक संस्था कहा था। द हिंदू जजमानी सिस्टम इनकी पुस्तक है, द हिंदू जजमानी सिस्टम कब आती है, 1936 में ये बुक इनकी आती है, द हिंदू जजमानी सिस्टम, ये इनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है, इस अवधारणा के जनक कौन है, या इस तरह से स्टेटमेंट देकर कुछ पूछा जाता है। यहाँ पर क्या होगा, विलियम वाइजर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न, भारत में फार्मर्स मूवमेंट की निम्न में से कौन सी मांग नहीं है, कृषि उपज की उचित कीमत, उर्वरक परिधान, भूमि का वितरण, बिजली का परिधान। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भूमि का वितरण होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, डेनियल थाना ने अपने वर्गीकरण में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया, मालिक, जमींदार, किसान, मजदूर। यहाँ पर ऑप्शंस है, डेनियल थाना ने अपने क्लासिफिकेशन में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया, मालिक, जमींदार, किसान, मजदूर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर जमींदार है, ठीक है, मालिक, किसान, मजदूर की बात की थी इन्होंने, जमींदार की बात नहीं की थी। लैंड एंड लेबर इन इंडिया इनकी पुस्तक है, ठीक है, लैंड एंड लेबर इन इंडिया, इसे आप याद रखेंगे, लैंड एंड लेबर इन इंडिया, ये किसकी है, डेनियल थाना की बुक है। आगे देखते हैं, प्रश्न है, भारत में जनजातीय अर्थव्यवस्था के साथ निम्न में से कौन प्रबल रूप से संबंध नहीं है।
यहाँ पर है विकल्प वन उपज का एकत्रण तथा कृषि संबंधी मजदूरी कार्य, कृषि संबंधी मजदूरी कार्य तथा पशुपालन, पशुपालन तथा वन उपज का एकत्रण, या फिर घरेलू उद्योग तथा औद्योगिक मजदूरी कार्य। भारत में जनजातीय अर्थव्यवस्था के साथ निम्न में से कौन प्रबल रूप से संबद्ध नहीं है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर अगर जनजातीय समाज से संबंधित अगर विशेषताओं की बात की जाए तो एक विशेषता इसकी है निश्चित भूक्षेत्र। ठीक है, निश्चित भूक्षेत्र होता है इनका। ठीक है, एक विशिष्ट नाम होता है, एक विशिष्ट इनका नाम होता है, एक इनकी सामान्य भाषा होती है। ठीक है, समान भाषा होती है, समान संस्कृति होती है। इसके अलावा राजनीतिक संगठन भी पाया जाता है इनमें। ठीक है, राजनीतिक संगठन में नातेदारी, ठीक है, नातेदारी आपको देखने को मिलेगी, और बुजुर्ग आपको देखने को मिलेंगे। बुजुर्गों द्वारा क्या होता है? निर्णय लिया जाता है। ठीक है, बुजुर्गों द्वारा निर्णय लिया जाता है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, युवा गृह, ठीक है, युवा गृह भी इनमें पाए जाते हैं। युवा गृह से प्रश्न भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। किसका युवा गृह किस जनजाति से संबंधित है, इस तरह से पूछा जाता है। यहाँ पर घरेलू उद्योग तथा औद्योगिक मजदूरी कार्य होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न है सभ्यताओं के संघर्ष की प्रस्थापना है कि उत्तर शीत युद्ध विश्व में लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान संघर्ष के प्राथमिक स्रोत होगी, या किसका विचार है? ऑप्शन है जे एस मिल, मैक्स वेबर, सैमुअल पी हंटिंगटन, एमाइल दुर्खिम। बताएं, सभ्यताओं के संघर्ष की प्रस्थापना है कि उत्तर शीत युद्ध विश्व में लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान संघर्ष के प्राथमिक स्रोत होगी, या किसका कहना है? यहां पर सही क्या होगा? यहां पर राइट आंसर क्या होगा? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सैमुअल पी हंटिंगटन। यहां पर ऑप्शन सी है। ठीक है, यहां पर इनका स्टेटमेंट एक आता है, जलवायु में परिवर्तन संस्कृति में परिवर्तन लाता है। ठीक है, ये इनका स्टेटमेंट है, ये आता है। ठीक है, इसके अलावा हंटिंगटन ने सामाजिक परिवर्तन का कारण किसे माना था? सामाजिक परिवर्तन का कारण किसे माना था? भौगोलिक पर्यावरण को। ठीक है, भौगोलिक पर्यावरण को माना था। ठीक है, इसके अलावा इन्हें भौगोलिक निर्धारणवादी भी कहा जाता है। ठीक है, भौगोलिक निर्धारणवादी भी इनको कहा जाता है, इसे आप याद रखेंगे, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है ना। जैसे आर्थिक निर्धारणवादी कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, अति निर्धारणवादी अल्थ्यूजर का नाम आता है, वैसे ही भौगोलिक निर्धारणवादी में भी इनका इस तरह से इनका पूछा जाता है, हंटिंगटन को ये कहा जाता है, इसे आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न, किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए हैं? 1955, 1956, 1961, 1973। यहाँ पर ऑप्शन है, किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए हैं? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर 1955 होगा, 1955, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसके अनुसार पवित्रता का विचार, चाहे वह व्यवसाय या संस्कार संबंधी हो, जो कि जाति की उत्पत्ति का कारण माना जाता है, अस्पृश्यता के विचार और आचरण की आत्मा है? ऑप्शन है मैडसन, अंबेडकर, घुरिये, बर्गल। बताएं, पवित्रता का विचार, चाहे वह व्यवसाय या संस्कार संबंधी हो, जो कि जाति की उत्पत्ति का कारण माना जाता है, अस्पृश्यता के विचार और आचरण की आत्मा है। यहाँ पर सही क्या होगा? ये किसका कहना है? घुरिये का। ठीक है, घुरिये का है, और घुरिये ने सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जाति व्यवस्था का वर्णन किया था। ठीक है, अध्ययन किया था, और जिसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में किया था। यहाँ पर ऑप्शन सी है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? साइमन कमीशन, संविधान सभा, नेहरू समिति, या फिर इनमें से कोई नहीं? साइमन कमीशन का अध्ययन सबसे पहले सॉरी अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया जा रहा है? किसने किया था?
अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सबसे पहले साइमन कमीशन ने, ठीक है। साइमन कमीशन ने कब किया था? 1927 में किया था, इसे आप याद रखेंगे। 1927 में सबसे पहले साइमन कमीशन के द्वारा अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। और इनके द्वारा 429 जातियों को क्या बताया गया था कि 429 जातियां अनुसूचित जाति हैं, और इसे भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था, ठीक है। 429 जातियां बताई गई थी। यहाँ पर साइमन कमीशन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, साइमन कमीशन द्वारा तैयार की गई सूची में कितने दलित जातियों के नाम सम्मिलित थे? अभी बताया गया 429, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, भारत में नारी विकास एवं कल्याण के लिए राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई थी? यहाँ पर बताएं 1975, 1976, 1978 या फिर 1980। भारत में नारी विकास एवं कल्याण हेतु राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1976, ठीक है, 1976 होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सामाजिक निर्योग्यताओं के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन देखिए, सार्वजनिक वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध, शिक्षा और मनोरंजन संबंधी सुविधाओं से वंचित, संपत्ति संबंधी निर्योग्यता, सामाजिक संपर्क पर रोक। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर संपत्ति संबंधी निर्योग्यता होगा, ऑप्शन सी, विकल्प सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।